रूमी नाम की एक लड़की थी। जब से रूमी की शादी हुई थी वो एक अजीब डर का शिकार थी। जब तक उसका पति इमरान उसके साथ था उसे अपने कमरे से उतना डर नहीं आता था जितना अब आने लगा था। इमरान जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी ने उसे 2 साल के लिए बाहर मुल्क भेज दिया। वो भी बहुत खुश था। इस तरह इमरान को ज्यादा रकम कमाने का मौका हाथ आ गया था। 2 साल पूरे हो जाने पर उसे वापस अपने मुल्क आ जाना था और 2 साल में वो इतनी दौलत कमाने में कामयाब हो जाता कि अपना ज़ाती घर खरीद ले। इमरान के पिता की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना ज़ाती मकान खरीद कर उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें, मगर सारी ज़िंदगी उनके किराए के मकान में ही गुजरी थी। ज़िंदगी में उन्होंने ये अच्छा काम किया, अपने बेटे इमरान को पढ़ा लिखा दिया था। पढ़ाई की वजह से उसे प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। इमरान के पिता की पढ़ाई ना होने की वजह से उन्हें सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे। एक मजदूर आदमी घर का चूल्हा जलाए वही बड़ी बात होती है। ऐसे में वो ज़ाती मकान कैसे खरीद सकता है? जिस मकान में वो रह रहे थे ये उनकी जिंदगी का आखिरी मकान था जो उन्होंने बदला था। इमरान की शादी के 6 महीने बाद ही उनके पिता की मौत हो गई थी। जिस घर में रूमी रहती थी उसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में रूमी की सास रहमत बीबी सोती थी जबकि दूसरे कमरे में रूमी खुद सोती थी। वो रात को जब कमरे में सोती उसे महसूस होता कि जैसे कमरे में कोई है। एक बार रूमी थकी हारी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे फौरन नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक बदसूरत आदमी घोड़े पर सवार है और रूमी उसे देखकर भाग रही है और अपनी तेजधार तलवार से उसे मार देना चाहता था। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था लेकिन फिर भी रूमी के करीब नहीं आ पा रहा था। अचानक रूमी को ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। घोड़े पर बैठे हुए आदमी ने एक जोरदार हंस दिया और घोड़े पे से कूद पड़ा। रूमी उसे अपनी तरफ बढ़ा देखकर चीख पड़ी। उसे रूमी की चीख की क्या परवाह थी। उस आदमी ने एक भरपूर दार उसके गर्दन जिस्म से जुदा कर दी और उसने बालों से रूमी के तन से जुदा सर को निकाल दिया और गौर से उसे चेहरे को देखने लगा। उस वक्त उसका चेहरा बहुत खराब नजर आ रहा था। एक झलके से रूमी की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन पसीने से नहा रहा था। अभी वो बेड से उठने का सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके बदन पर कोई भारी कुछ उसके वजन से रूमी का सांस घुटने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। रूमी के मुंह से चीख का निकलना था कि रूमी के जैसे ही महसूस किया उसका वजन भारी लगने लगा और वो फौरन बिस्तर से उठी और अपनी सास रहमत बीबी के कमरे की तरफ गई। उसकी बेतरबियत सांसों और घबराहट को देखकर सास भी घबरा गई। क्या बात है बहू, ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रूमी ने कहा। वो अम्मी वहाँ। हाँ बोलो क्या बात है? वो क्या है? लेकिन पहले ठहरो, तुम ये पानी पी लो ताकि तुम्हारी घबराहट दूर हो। रहमत बीबी ने एक गिलास रूमी की तरफ बढ़ाया। रूमी ने जैसे तैसे करके पानी का गिलास पी लिया। कुछ देर बाद वो सब कुछ अपनी बात सुना दी। रहमत बीबी मुस्कुराई। बस इतनी सी बात, ख्वाब देखकर इतना डर गई हो? अरे ऐसे ख्वाब कभी कभार आ जाते हैं, इसमें इतना घबराने की कौन सी बात है? मैं जब नींद से उठी हुई तो मुझे महसूस हुआ कि कोई भारी वजन जिस्म पर चल रही है। मेरे चीखने पर वो मेरा जिस्म छोड़कर चली गई। रूमी ने बताया। ये तुम्हारा वहम है, ऐसा किस तरह हो सकता है? भारी शे तुम्हारे जिस्म चले हो और तुम्हें कुछ ना हो। रहमत बीबी ने कहा। मेरी बात को झूठ ना समझे, ये हकीकत है। रूमी बोली। अच्छा तुम क्या चाह रही हो वो बताओ। मैं उस कमरे में अब नहीं सोऊंगी। रूमी ने फैसला सुना दिया। बस इतनी सी बात, ठीक है? तुम मत सोना। हाँ बस यही बात है। ठीक है, कल मैं तुम्हारा डर दूर करने के लिए अकेले उस कमरे में सोऊंगी। ऐसा नहीं करें, कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तुम बिल्कुल
बेफिक्र रहो, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो, रहमत बीबी ने रूमी को कहा। दूसरी रात आने पर रूमी के बार बार मना करने पर भी रहमत बीबी उस कमरे में सो गई। वो रूमी को सेटिस्फाई करने को कमरे में सो रही थी, लेकिन वो जाग रही थी। अंदर से वो भी डर रही थी कि कहीं वाकई इस कमरे में आसेब ना हो, क्योंकि आसेब ही इंसान की शक्ल में आकर तंग करते हैं, अलग अलग शक्ल में आकर तंग करते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, उनकी आंखों से नींद दूर थी। बार बार करवटें बदल बदल कर नींद को लाने की कोशिश में कामयाब नहीं हो रही थी। फिर ना जाने कब उन्हें नींद आ गई। एक खौफनाक शिकार का काला बिल्ला तेजी से रहमत बीबी की तरफ आ रहा था। रहमत बीबी का दिल चाह रहा था बिस्तर से उठकर भाग जाए, मगर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। वो काला बिल्ला छलांग लगाकर उनके पेट पर सवार हो गया। वो बहुत वजनी था। उन्होंने अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। आंखें बाहर को होने लगे। काला बिल्ला अपने पिछले दोनों पाँव पर खड़ा हो गया। आगे के दोनों पाँव के नीचे उसने रहमत बीबी के सामने लहराए उन पंजों में तेज धार नाखून चमक रहे थे। वो हैरत से उन नाखूनों को देखने लगी। काला बिल्ला तेजी से आया और उसने वो नाखून रहमत बीबी के पेट में दाखिल करके पेट फाड़ डाला। पेट फटने की देर थी कि उसमें से सुर्ख खून तेजी से बहने लगा। बरीबी में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी कि उन्होंने जोर से काले बिल्ले को धक्का दिया और खुद अपने पेट को पकड़कर चीखती हुई तेजी से कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। क्या हुआ अम्मी? रूमी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। अरे कमबख्त, बिल्ले ने मेरा पेट फाड़ दिया। लेकिन पेट तो ठीक लग रहा है। अरे हाँ, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, मगर कमरे में मुझे ऐसा लगा था कि उसे मनहूस काले बिल्ले ने पेट फाड़ दिया है और सुर्ख खून भी तेजी से बह रहा है। मैंने कहा था ना कि इस कमरे में कुछ है, रूमी ने कहा। हाँ बेटी, तुमने ठीक ही कहा था, तुम्हारा कमरा आसेबी है। इमरान भी मुल्क से बाहर चला गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहीं हमें ये आसेब नुकसान ना पहुंचाए, रूमी ने कहा। हाँ, तंग करना शुरू कर दिया है, किसी दिन नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें आसिफ से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रहमत बीबी किसी गहरी सोच में डूब गई थी, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया और फिर वो बोली, आओ बेटी, तुम्हारे कमरे में चलकर कुछ सोचते हैं। रहमत बीबी ने आगे बढ़ते हुए कहा। अम्मी क्या बात है? मुझे आप ज्यादा घबराई हुई लग रही हैं। हाँ, ऐसी ही बात है, मुझे कुछ याद आ गया है। क्या याद आ गया है? रूमी ने पूछा। आज से 15 साल पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ हमारे पड़ोस में भी ऐसे ही वाकया होने लगा था। कैसे वाकया? इस तरह के जैसे अब हमारे साथ हो रहे हैं। उस घर के लोगों को डराया जाने लगा था। जब उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया तो फिर एक दिन उस घर में जो आसिफ था वो उनकी जवान लड़की के जिस्म में दाखिल हो गया और उसने घर में तोड़फोड़ करना बना लिया था। कभी वो लड़की घर के लड़कों को मारती, कभी उन्हें दबोचकर उनको पीठ पर सवार हो जाती थी। ऐसा करते हुए वो इतनी ताकतवर हो जाती थी कि किसी के काबू में नहीं आती थी। कई कई लोग मिलकर उस लड़की को काबू करते थे, उसे रस्सियों से बांध देते थे, तब कहीं जाकर काबू में आती थी। फिर क्या हुआ? रूमी ने कहा। उन लोगों ने किसी मौलवी से लड़की का इलाज कराया। लड़की का इलाज हो जाने पर वो घर खाली करके चले गए। जब लड़की का इलाज हो गया था फिर वो घर छोड़कर क्यों चले गए? रूमी ने हैरत से पूछा। इसलिए कि मौलवी साहब ने बताया था कि उन्होंने लड़की का इलाज जरूर कर दिया है, मगर उस घर में जो रूह रहती है वो फिर किसी और के जिस्म में दाखिल होकर उस लड़की से ज्यादा तुम्हें परेशान करेंगी। इसलिए उन लोगों का घर खाली कर देना ही बेहतर था और आज तक वो घर इंसानों से आबाद नहीं हो सका, अभी तक खाली है। तो क्या हमें भी ये घर खाली करना पड़ेगा? रूमी सोच में पड़ गई। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ सोचने दो। ये कहते हुए वो खामोश हो गई थी। सुबह नाश्ता करके वो रूमी के पास आई। रूमी बेटी, मैं मामू के पास जा रही हूँ। अम्मी मुझे अकेले में डर लगेगा, रूमी ने कहा। तुम डरो नहीं, अगर डर महसूस हो तो बराबर वाले घर से आपा को बुला लेना, वो बोली। रूमी अच्छा कहकर खामोश हो गई।
रहमत बीबी के जाने पर रूमी दोपहर के खाने की तैयारी में ऐसी बिजी हुई कि उसे डर का एहसास ही नहीं हुआ। वो उस वक्त चौंकी जब सास घर में दाखिल हुई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हाँ, मेरे जाने पर कुछ हुआ तो नहीं ना? बीबी रहमत ने पूछा। अम्मी, मुझे पता ही नहीं चला। दिन में वैसे भी डर कहाँ लगता है, रात में ही डर महसूस होता है। क्या मामू से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हो गई। और मुलाकात कैसे ना होती। सारा दिन वो घर में बनाए हुए आस्ताने में आने वाले लोगों के बच्चों पर झाड़ फूंक करते रहते हैं। यही उनका काम है और यही उनका रोजगार है, रहमत बीबी ने बताया। मामू ने क्या बताया? उन्होंने यही कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो खुद किसी दिन घर पर आएंगे और देखें कि आसिफ हमें क्यों तंग कर रहे हैं। ये 4 तावीज जलाने के लिए दिए हैं। रोजाना 1 तावीज जलाना होगा, रहमत बीबी ने बताया। मामू से कहीं जल्दी आ जाएं, रूमी ने कहा। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। मामू बहुत पहुंचे हुए आमिल है। उनके आगे बड़े से बड़ा जिन भी नाक रगड़े पर मजबूर हो जाता है, रहमत बीबी ने बताया। क्या वाकई? रूमी चौंकी। हाँ, मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? फिर ठीक है, रूमी सेटिस्फाई होते हुए बोली। फिर शाम का वक्त हुआ। रहमत बीबी ने मामू का दिया हुआ 1 तावीज जला दिया और उसकी राख को नाली में बहा दिया। वो सेटिस्फाई थी कि अब कुछ नहीं होगा, वो उन्हें परेशान नहीं करेंगे। जब रात वो सोने को बिस्तर पर लेटी, घर में सन्नाटा था। वो सो गई। अचानक रात को वो ना जाने कौन सा पहर था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि घर में जैसे भूचाल सा आ गया है। रूमी के कमरे से बर्तन फेंकने की आवाजें आने लगी थी। रात की तारीकी में वो आवाजें बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। बर्तनों की जमीन पर गिरने और टूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। डर के मारे वो दोनों डर गए। ना ही नींद आ रही थी। डर से उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो जोर जोर से चीख कर मोहल्ले वालों को घर में बुलाना चाह रही थी, मगर उनकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। पूरी रात ऐसे ही डरते हुए गुजरी। रूमी के कमरे में इतने बर्तन नहीं थे जितने बर्तन रात भर गिरते और टूटते रहे। फजर की अज़ाएं होने पर यह सिलसिला बंद हुआ और उन दोनों ने सुकून का सांस लिया। रात भर जागते रहने से उनकी आंखें बोझल थी। कुछ देर को सुकून आने पर वो बिस्तर पर ऐसे सोए कि दिन चढ़े ही उनकी आंखें खुली। दोपहर के 2 बज रहे थे। रूमी ने बाथरूम जाते हुए अपने कमरे में एक नजर डाली। उसे हैरत हुआ कि एक झटका लगा। रात भर बर्तन गिरते और टूटते रहने की आवाजें उन दोनों सास बहू ने सुनी थी, मगर कमरे में एक बर्तन जमीन पर टूटा दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल उसी तरह साफ सुथरा दिखाई दे रहा था जैसे रात में उस कमरे में कुछ हुआ ही नहीं है। रूमी के सास को बताने पर उन्होंने भी कमरे में एक नजर डाली और उसे रूमी की बात सच साबित हुई। हैरत की बात है, रात को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बर्तन टूट रहे हैं, मगर कमरे में एक बर्तन भी नहीं टूटा। रहमत बीबी ने कहा, अम्मी ये बड़ी ही खतरनाक किस्म की आसिफ है जो हमें इस तरह तंग कर रहे हैं। रूमी ने कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, इमरान के मामू भी कोई कम नहीं, वो भी पहुंचे हुए हैं। अगर इस आसिफ को भगाना आसान ना होता तो वो पहले ही बता देते, सास ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम के वक्त दूसरा तावीज भी जला दिया गया। रात होने पर वो दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो गई। आधी रात गुजर जाने पर शोर से उनकी आंख खुल गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि छत पर कोई शादी की तैयारी हो रही हो और लोग खुशियां मनाते हुए महफिल सजाए हुए हों। फिर कुछ देर होने के बाद ऐसा लगा कि बेक वक्त बहुत सारे लोगों ने छत पर उछल कूद शुरू कर दी। वो दोनों सीनी हुई बिस्तर पर लेटी रहीं। जैसे ही फजर की अज़ान की आवाज आई, छत पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई मौजूद ही ना हो। उनकी आंखें नींद से बोझल थी, इसलिए सुकून होने पर उन्होंने नींद आ गई और सुबह होने पर ही वो उठी। नाश्ता करके रूमी छत पर डरते डरते गई। वो देखना चाहती थी कि रात को छत पर शादी जो हुई थी जरूर छत पर फूल वगैरह पड़े होंगे, मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। छत बिल्कुल साफ पड़ी थी। शाम में तीसरा तावीज भी जला दिया गया। रात में आसिफ ने उन्हें डराने के लिए जोर जोर से कभी खिड़की कभी दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। दरवाजे और खिड़की की
इतनी जोर से बजाया जा रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी टूट कर गिर पड़ेंगे। काफी देर दरवाजा और खिड़की बजते गए, उसके बाद वो खुद ही बंद हो गए थे। रोजाना की तरह आज उन्हें आसिफ से डर कम महसूस हुआ था। सुबह होने पर वो दोनों काम में बिजी हो गई थी। शाम हुई और चौथा तावीज भी जला दिया गया। रात हुई और आसिफ की मौजूदगी जाहिर हो गई। वो इतना ज्यादा बदसूरत शख्स था जो बंद दरवाजे के अंदर से कमरे में दाखिल हो गया था। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। ऐसे हमें क्या देख रहा है, चल यहाँ से दफा हो जा, रहमत बीबी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। उसने जवाब में कुछ कहा, मगर वो ऐसी जुबान में था जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो बोलता रहा और रहमत बीबी वहां से उसे चले जाने को कहती रही। वो भी ढीठ बना कर खड़ा रहा। जब रहमत बीबी ने इमरान के मामू की धमकी दी कि वो आकर उनसे खूब निपटेगा, तो वो खामोशी से चला गया। उसे जाता देखकर सास और बहू दोनों खुश हो गई। उन्होंने इमरान के मामू की ताकत का अंदाजा हो गया था। आसिफ पर मामू की धमकी काम कर गई थी। वो उन्हें डर दिलाने के बजाय खामोशी से चला गया। वो उसके जाने पर सुकून से सो गई। शाम होने पर दरवाजे पर दस्तक हुई। रूमी ने लपक कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर इमरान के मामू खड़े थे। उसने उन्होंने अंदर आने को रास्ता दिया। मामू अंदर चले आए। दोनों ने सारा किस्सा सुनाया। जो 4 दिन में जो हुआ वो सब मामू को सुना दिया। मेरा शक सही था, वो बोले। कैसा शक? वो दोनों चौंकी। यही कि वो आसिफ तुम्हें डरा के भगाना चाहते हैं। वो तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मामू ने कहा। क्या ऐसा भी होता है? रूमी ने पूछा। हाँ बेटी, ये हकीकत है। जिन्नात के वजूद को हम झुटला नहीं सकते। जिन्नात की 2 किस्म हैं। एक किस्म शरीफ है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि दूसरी किस्म जो शरीर होते हैं वो वीरान घरों और दरख्तों पर रहते हैं। वो इंसानों की कमजोरी से वाकिफ होते हैं, इसलिए उन्हें डराते हैं। इंसानों को डराने के लिए ये इंसान के रूप में आते हैं। उनसे बचने का आसान तरीका यही होता है कि उनसे डरा ना जाए। तुमने देखा, जब आसिफ से नहीं डरे तो वो मेरी सिर्फ धमकी देने पर फौरन ही दफा हो गया। ये बात मैं उस वक्त भी तुम्हें बता सकता था, लेकिन तुम्हें मेरी बात का यकीन न आता और तुम किसी और ठग के पास चली जाती और अपनी जमा पूंजी लुटा बैठती। मैंने तुम्हें 4 तावीज इसलिए दिए। तावीज जलाने से तुम में भरोसा पैदा हुआ और तुमने आसिफ से डरना छोड़ दिया और धमकी भी दे दी। बस मैं यही चाहता था कि तुम आसिफ से डरना छोड़ दो और तुम्हें डराना छोड़ देगा। मामू ने कहा। हाँ मामू, वाकई हम तावीज जलाने से पहले आसिफ से बहुत डरे हुए थे और इस घर को छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे थे। अब हमें भरोसा आ गया है और जब उसके डराने पर हम नहीं डरेंगे तो वो भी डराना छोड़ देगा, रूमी ने खुश होते हुए कहा। रूमी की बात सुनकर सास भी मुस्कुरा दी। मामू भी खुश थे कि वो दोनों जान चुकी हैं कि आसिफ पर काबू पाने के लिए डर पर काबू पाना होगा। 2 हफ्ते उनके इम्तिहान के थे। आसिफ में हिम्मत नहीं आ रही थी। कई बार दोनों सास बहू को डराने की नाकाम कोशिश की और फिर खुद ही हार गया और आसिफ ने डराना छोड़ दिया। इमरान के वापस लौट आने तक वो खूब मजे से इस घर में रहे। मोहल्ले वाले भी उन पर हैरत करते थे कि वो दोनों औरतें होकर भी इस आसिफ घर में रह रही हैं, लेकिन ये राज वो दोनों ही जानती थी कि आसिफ को किस तरह उन्होंने निपटाया है। इमरान बाहर मुंह से इतना कमा लिया था कि उसने पहली फुर्सत में ही रहने के लिए एक अच्छा सा बंगला खरीद लिया था। उस घर से जाते वक्त सास ने पड़ोसियों को वो राज बता ही दिया था कि उस घर में जब भी कोई रहने के लिए आए वो आसिफ के डर से भागने के बजाय शान से घर में रहे और डरने की कोई जरूरत नहीं है।